लीगल हिस्ट्री के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार, राजा नंद कुमार का विचारण। ट्रायल, ये जितने जो महत्कुश मुकदमे जो मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे विचारण प्रस्तुत किए, कई ऐसे ट्रायल, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुकदमों का फैसला किया जिसमें ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार, पटना केस, काशीजुरा केस, कमालुद्दीन का केस, इन सभी केसेस ने एक सेंसेशन पैदा की और सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्षता पर सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह न्याय का गला घोटेगा तो न्याय कैसे हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में नेचुरल जस्टिस का किस तरह से अवहेलना हुआ उस समय, किस तरह से एक व्यक्ति की आकांक्षा को ऊपर रखा गया और उसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्य किया और न्यायपालिका वॉरेन हेस्टिंग्स की बंधक बन के रह गई। इसका ज्वलंत उदाहरण ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार है, नंद कुमार का विचारण है। आज हम इसी पर विचार करने के लिए आपके सामने आए हैं। आइए देखें ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार बंगाल का एक कुलीन ब्राह्मण था और हुगली का गवर्नर था। शुरू में वह वॉरेन हेस्टिंग्स के काफी नजदीक था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उस वॉरेन हेस्टिंग्स और नंद कुमार में दूरियां बढ़ गई। गवर्नर की काउंसिल में उस समय दो ग्रुप काम करते थे। एक का लीडर, एक का नेतृत्व खुद वॉरेन हेस्टिंग्स था और दूसरे का नेतृत्व वॉरवेल करता था। ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। वॉरवेल खुद बंगाल का गवर्नर बनना चाहता था वॉरेन हेस्टिंग्स को हटा के, तो उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसका मोहरा बन सकता और वॉरेन हेस्टिंग्स की कुछ कमियों को बता सकता और उस पर आरोप लगा के उसे वायसराय, गवर्नर जनरल के पद से हटाया जा सकता। इसी तलाश में उसकी नजर राजा नंद कुमार पर पड़ी और राजा नंद कुमार, जो खुद किसी कारणों से नाराज चल रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स से, तो बहुत जल्द वॉरवेल के गिरफ्त में आ गया। वॉरवेल और कुछ लोगों ने उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो कुछ आरोप लगाए, आरोपों की एक सूची प्रस्तुत करे और उसी को आधार बना के वॉरेन हेस्टिंग्स को पदच्युत किया जा सके, पद से हटाया जा सके। वो जो सूची थी उसमें, और वॉरेन हेस्टिंग्स बात के लिए तैयार भी हो गया, वो जो सूची थी उसमें था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार से 1,04,105 रुपया नंद कुमार के लड़के गुरुदास को दीवान बनाने के लिए लिए। 1 लाख रुपया उस जमाने का, 1775 की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार 1775 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित हुआ था ये केस। दीवार बनाने के लिए दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। और दूसरा अवध की जो बेगम थी, मुन्नी बेगम, उनसे 2,50,000 रुपया वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिया कि वो गार्जियन बन सके माइनर नवाब, यानी कि जो माइनर नवाब जो थे वो माइनर थे और उनका गार्जियन बनाया जा सके मुन्नी बेगम को। इस बात के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 2,50,000 रुपए लिए हैं। ये दो प्रकार के आरोप वॉरेन हेस्टिंग्स पर राजा नंद कुमार ने लगाए और ये आरोपों की सूची गवर्नर जनरल के काउंसिल में प्रस्तुत की गई, जिसे खुद वॉरवेल ने प्रस्तुत किया और वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बॉयकॉट कर गया और ये आरोप उस पर सिद्ध हो गए कि यह
वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऐसा करप्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया है और खुद वो ब्राइब लिया है। ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स को काफी अखड़ गई और चूंकि उसे बहुत अपमानित होना पड़ा था और वायसराय और जो चार्जेस लगाए गए थे वो अपहिल्ड हुए। समिति के द्वारा वो चार्जेस मान लिए गए और कंपनी के ट्रेजरी में यानी कंपनी के राजकोष में वॉरेन हेस्टिंग्स को 3,54,105 रुपया जमा करने का आदेश हुआ। ये बहुत नागवार गुजरा वॉरेन हेस्टिंग्स को। कुछ समय बीतने के बाद वो एकाएक राजा नंद कुमार को फर्जरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा और फर्जरी का मुकदमा दोनों चलाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट मई 1775 में इसका विचारण शुरू करता है और बहुत जल्द उसका निपटारा कर देता है और राजा नंद कुमार को फांसी की सजा हो जाती है। तो यह उस समय एक चौंकाने वाली ये घटना हुई। इतना जल्दी सब कुछ हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाए गए, वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप साबित भी हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स रिजाइन करके हट गया और ट्रेजरी में पैसा उसे दिया। कुछ दिन के बाद राजा नंद कुमार को पकड़ लिया गया। तो ये सब एक लगा कि जैसे कोई फिल्म चली हो और इसमें राजा नंद कुमार को पकड़ लिया गया एकाएक फर्जरी के आरोप में। एकाएक देखा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स सीन से गायब हो जाते हैं, फिर एकाएक सीन में आ जाते हैं। तो यह एक बहुत आलोचना का विषय बना और 3 बातों पर इसकी आलोचना की जाती है मुख्य। पहला है कि राजा नंद कुमार क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में था कि उस पर विचारण चलता। दूसरा, फर्जरी एक्ट का सहारा लिया गया, क्या वो भारत में एप्लीकेबल था या फर्जरी एक्ट 1728 का तो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड के लिए फर्जरी एक्ट आया था, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी भारत में थी। और अनफेयरनेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग का अनफेयरनेस है। इस तरह मुकदमा नहीं चलता है, केवल आप ही आरोप लगाइए और आरोप को सिद्ध कर दिया जाए। डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को डिफेंस रखने का, अपनी बातें कहने का अधिकार ना हो। राजा नंद कुमार के साथ वही हुआ। राजा नंद कुमार पर जो फर्जरी केस के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया तो इसको डिफेंस में कुछ नहीं कहने का अधिकार था। इस पर केवल आरोप लगाया, आरोप सिद्ध हो गया। पहला जो आरोप है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को में वाकई में कॉम्पिटेंस था कि वो उसको अपने परिधि में रखता, उस पर जुरिडिक्शन था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में केवल कलकत्ता और हिज मैजिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि हिज मैजिस्ट्री इंग्लैंड के जो नागरिक थे वही आते थे। कलकत्ता के नागरिक, हिज मैजिस्ट्री सब्जेक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी गए। कलकत्ता के बाहर के इलाकों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं था। राजा नंद कुमार बिहार, बंगाल और उड़ीसा का नागरिक था। पहली आलोचना यह हुई कि वो वहां सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था कि वो उस पर मुकदमा चलाता। दूसरा है फर्जरी एक्ट। फर्जरी एक्ट इंग्लैंड के लिए आया था। इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया था और 1728 में ये ट्रेड और कॉमर्स में अगर कोई फर्जरी करता तो उनको उस एक्ट के परिधि के तहत वो आता। लेकिन वहां जो ट्रेड और कॉमर्स इंग्लैंड में, न कि इंग्लैंड के चार्टर के द्वारा कोई ट्रेड कर रहा है, वहां इसमें भी कोई फर्जरी होती है तो वो फर्जरी एक्ट की परिधि में आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो
एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश चार्टर, लेकिन एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। 1728 का जो सर्जरी एक्ट था उसकी एप्लीकेबिलिटी भारत पर नहीं थी, इंग्लैंड के बाहर वो था ही नहीं। और तीसरा जो है अनफेयरनेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ट्रायल ऑफ नंद कुमार इम्प्रॉपर नहीं था, इम्प्रॉपर वे में, सॉरी प्रॉपर वे में उसको हैंडल नहीं किया गया था, वेरी इम्प्रॉपर, फेयर नहीं था। केवल वॉरेन हेस्टिंग्स, इसे जब आप तोलेंगे तो ये केवल लगेगा कि केवल वॉरेन हेस्टिंग्स के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सभी विरोधियों को दबा दिया था कालांतर में, और वो विजेता बन के उभरा था और सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में रख लिया था, और सुप्रीम कोर्ट उसी के इशारे पर काम कर रही थी। यह ट्रायल राजा नंद कुमार का 8 जून 1775 को शुरू हुआ और 15 जून 1775 तक लगातार चलता रहा। 15 जून 75 की मध्य रात्रि तक इस सुप्रीम कोर्ट ने बिना एडजूर्नमेंट लिए हुए कार्य किया, और सिटिंग डे एंड नाइट, रात दिन बैठ के वो कार्य किया विदाउट एडजूर्नमेंट, और राजा नंद कुमार को डेथ सेंटेंस दे दिया। साथ ही साथ उसे कोई अपील का अधिकार नहीं दिया गया। राजा नंद कुमार को कोई अपील का अधिकार नहीं था, और जो एलिजा एम्पे थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बहुत करीबी थे, और ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन्हें डिक्टेट किया कि आप इस केस का यह फैसला दीजिए और मेरी मर्जी से दीजिए, और उनको देना पड़ा क्योंकि बहुत क्लोज थे वो। तो ये एक तरह से इतिहासकार इसे एक जुडिशियल मर्डर कहते हैं, और ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट उस समय जो एक बहुत आशा जगी थी कि ये बहुत न्याय करेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेचुरल जस्टिस का गला घोट दिया गया, और उसे कहा जाता है राजा नंद कुमार वॉज ए जुडिशियल मर्डर। इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पूरी तरह से अवहेलना हुआ। लेकिन अपनी आलोचनाओं के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए जो कानून के इतिहास के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यह रहा ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार का विचारण। आगे के सेशन में फिर हम लोग एक अलग टॉपिक पर विचार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।